है आप सभी के। हालचाल कैसे है? आवाज नहीं आ रही है? आवाज तो आ गई थी यार। हाँ जी। कौन सा टॉपिक चल रहा था अपना? जनगणना करवा दी थी क्या? कौन सी जनगणना चल रही थी? 2011 की जनगणना? कहां पर थी गाड़ी? अरे देवताओं कहां पर थे? एसएमसी मैं दरअसल में क्या हुआ कि वैसे टॉपिक तो मुझे मालूम था कि एसएमसी के बारे में पढ़ रहे थे, और ये भी मालूम था कि कार्यकारिणी पढ़ रहे थे। ये भी मालूम था कि वो जो 11 मेंबर थे, 16 मेंबर थे, वो लिख भी लिए थे। लेकिन मैं क्लास को देखकर थोड़ा कंफ्यूज हो गया था मैं, क्यों आपकी वाली क्लास को देखकर, क्योंकि कल जो थे ना आप कुछ पीछे कुछ वहां तक बैठे हुए थे। तो मेरे को ये डाउट था कि मैं यार मैं आया तो सही क्लास में हूँ या किसी और क्लास में आया हूँ अभी। तो टॉपिक तो मुझे याद था कि भाई हम लोग एसएमसी के बारे में पढ़ रहे थे, लेकिन आप लोग को देखकर थोड़ा कंफ्यूज हो गया। मैं यार आप तो वहां तक बैठे हुए थे, आज क्लास वही है या चेंज हुई है? अच्छा वही है ना, फिर कोई दिक्कत नहीं है। एसएमसी के बारे में आप लोग पढ़ रहे थे और मैं ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ाया अभी। एक तरफ जी, सॉरी। हाँ हाँ, तो मैडम अभी बताएंगे उसके बारे में। पहले एक एक टॉपिक तो फ्री हो जाए ना, एक एक तो। हाँ जी। तो आज तो मैं तो टेस्ट को भी लेकर आया था आज तो मैं आपके लिए, और उसके बारे में भी चर्चा करूंगा। थोड़ी देर रुक जाइए, अभी मैं तो व्यवस्था पूरी करके लाया था आपके लिए। तो थोड़ा धैर्य धारण करो थोड़ी देर के लिए, और फिर बात करेंगे आपके सारे के सारे प्रोग्राम्स को लेकर। तो एसएमसी के बारे में कल हम लोगों ने बात की थी, और कल जब बात की आप लोगों ने, एक तरफ आम सभा को पढ़ा, प्लीज बातें नहीं करें। दूसरी तरफ आप लोगों ने कार्यकारिणी के बारे में पढ़ा था। आपने ये देखा कि भाई आम सभा में कौन कौन लोग शामिल होते हैं। उसके बाद में ये भी देखा कि कार्यकारिणी में कौन कौन लोग शामिल होते हैं। एक तरफ हमने आम सभा इस तरफ पढ़ी थी, और उस तरफ जब हमने बात की थी तो आपने सेकंड जो डायरेक्शन था उसमें आप लोगों ने कार्यकारिणी को पढ़ा था। लेकिन अब इन दोनों के बीच में थोड़े छोटे, या यूं कहिएगा छोटे छोटे जो डिफरेंस है वो निकल कर आते हैं। और वो डिफरेंस किस तरह से निकल कर आएंगे वो एक एक करके देखिएगा। सबसे पहले कहते कि चाहे मामला आम सभा का हो। अरे लक्ष्मी रुको जरा। चाहे मामला आम सभा का करिएगा, चाहे कार्यकारिणी का बात करिएगा, कहते कि भाई दोनों के लिए आपने नियम बना रखा है कि यदि आप दोनों की सभा बुलाओगे, दोनों की यदि आप मीटिंग बुलाओगे, तो कहते कि साहब यदि साधारण कोई मीटिंग होनी है तो साधारण सभा के लिए आपको सदस्यों को 4 दिन पहले सूचित करना पड़ेगा। ये आपका नियम बना रखा है कि यदि आपको एसएमसी की मीटिंग बुलानी है, और मीटिंग यदि आपकी साधारण है, तो 4 दिन पूर्व आप लोगों को सदस्यों को सूचित करना पड़ेगा। ये आप लोगों ने एक नियम बना रखा है। अब सवाल ये उठता है कि भाई ठीक है, मीटिंग हमने बुलानी है, और मीटिंग जो है साधारण है, कोई खास मामला नहीं है, जो आपकी रूटीन में मीटिंग होती है, नियमित जो मीटिंग आपकी चलती है, वो वाली आपको मीटिंग बुलानी है। तो आपको सदस्यों को 4 दिन पहले सूचना देनी होगी। अब ये सूचना कौन देगा और ये सभा कौन बुलाएगा? तो इसके लिए 2 नियम आप लोगों ने बना रखे हैं। और 2 नियम कौन कौन से बना रखे हैं? कहते साहब सभा जो बुलाएगा, या जो सभा बुलाने का जो अधिकार है, ये सभा बुलाने का जो अधिकार है ये तो होता है आपके अधिकार, जी हां, अध्यक्ष के पास रहेगा। मतलब आपकी एसएमसी की जो मीटिंग है वो मीटिंग कौन बुलाएगा? तो जवाब रहेगा साहब अध्यक्ष बुलाएगा। मतलब मीटिंग बुलाने का जो अधिकार है ये आपके अध्यक्ष के पास होता है। लेकिन मीटिंग की जो सूचना है
वो सूचना देने का जो काम है वो काम किसका रहेगा? तो भाई आपने जवाब दे दिया कि सूचना देने का जो काम है वो रहेगा सचिव का। अब यहां पर दोनों बातों को जरा ध्यान से देख लेना। कहता है कि साहब हमें एसएमसी की मीटिंग करनी है। मीटिंग जो है आपकी साधारण है। साधारण मीटिंग का मतलब होता है रेगुलर जो मीटिंग होती है, हर महीने जो मीटिंग कर रहे हो आप, कोई खास प्रकरण नहीं है। उस कंडीशन में आपको सदस्यों को 4 दिन पहले बताना पड़ेगा। मीटिंग आपका अध्यक्ष बुलाएगा, लेकिन उस मीटिंग की जो सूचना है वो सूचना देने का काम कौन करेगा? सचिव करेगा। अब लेकिन मामला ऐसा है कि कोई गंभीर मामला आ गया है। गंभीर मामला मतलब ऐसा है कि कोई प्रकरण ऐसा आ गया जिस पर तुरंत मीटिंग होना जरूरी है। कोई अनुशासन वाली बात आ गई है, कोई लड़ाई झगड़े वाली बात आ गई है, कोई भ्रष्टाचार वाला मामला आ गया है, कोई अचानक से कार्यक्रम आपको करना है। तो ऐसा कोई गंभीर मामला आ जाए तो आपको ध्यान रखना है कि यदि मामला विशेष है, यदि कोई विशेष सभा आपको बुलानी है, तो देखो भाई विशेष सभा बुलाने के लिए हमारे यहाँ नियम आप लोगों ने बता रखा है कि सब सदस्यों को 2 दिन पूर्व सूचित करना पड़ेगा। ये आपको ध्यान रखना है, सूचना देना आवश्यक है। और कितने दिन पहले आपको सूचना देनी है? तो जवाब है आपका 2 दिन पहले सूचना देनी जरूरी है। साधारण सभा है, मेंबरों को 4 दिन पहले आप सूचना दीजिएगा। मीटिंग कौन बुलाएगा? अध्यक्ष बुलाएगा। सदस्यों को सूचित कौन करेगा? सचिव करेगा। मामला गंभीर आ गया है, गंभीर मीटिंग आपको बुलानी है, तो सूचना कौन देगा? तो जवाब है आपका देगा तो सचिव ही, बुलाएगा भी अध्यक्ष ही। लेकिन विशेष यदि मीटिंग आपकी होनी है तो उस विशेष मीटिंग के लिए आप सदस्यों को कितने दिन पहले सूचना दोगे? तो जवाब है 2 दिन पूर्व। अब इन दोनों के लिए, ये तो एसएमसी के लिए कॉमन हो गया है, चाहे आपकी मीटिंग आम सभा की हो चाहे कार्यकारिणी की हो, नियम तो यही रहेगा कि साधारण मामले में 4 दिन पहले सूचना देना है, विशेष मामले में आपको 2 दिन पहले सूचना देनी है। अब गड़बड़ ये हो गई कि साहब दोनों के लिए कोरम पूर्ति होना जरूरी है, गण पूर्ति का होना जरूरी है। आपकी सभा जब तक नहीं होगी जब तक आवश्यक सदस्य वहां पर उपस्थित नहीं हो। अब दिक्कत ये है कि साहब कोरम जो है वो कितना निर्धारित कर रखा है, कितने मेंबर हैं, उनका उपस्थित होना जरूरी है। तो भाई देखिएगा, कोरम वाला जो मामला है, ये कोरम मतलब गणपूर्ति जो है ये भी आपको ध्यान में रखनी होगी। और कोरम और जो गणपूर्ति है ये कितनी निर्धारित कर रखी है, कुछ आइडिया है क्या भाई? ऐसा नहीं बोलते, आप बताऊंगा ना कैसे बोलते हैं, है ना भाई? अभी बताऊंगा ना कैसे बोलते हैं, वरना प्रश्न गलत हो जाएगा यार। ऐसे तो दोनों के लिए कोरम अलग अलग है, इसके लिए कोरम अलग है और उसके लिए कोरम अलग है। अब कोरम अलग क्या है साहब? इसके लिए तो कितने परसेंट? 25% सदस्यों का उपस्थित होना जरूरी है। किसके लिए? आम सभा के लिए। टोटल जो सदस्य होंगे उन टोटल सदस्यों में से 25% सदस्य यदि आपके उपस्थित होंगे तो आपकी आम सभा की मीटिंग हो सकती है। अब 25% कैसे निकालोगे भाई? टोटल सदस्यों का। टोटल सदस्य कितने होंगे? तय थोड़ी होते हैं। अरे यार रुको जरा, रुको जरा, रुको जरा, ऐसे गड़बड़ करोगे तो मामला खराब हो जाएगा ना भाई। मैं तो पहले कह दिया आपसे कि नहीं नहीं जल्दबाजी करनी नहीं है, ये मामला कॉन्सेप्ट का है। हमने क्या करा, केवल वो पढ़ रखा है, कोरम केवल हमने उसका पढ़ रखा है कि उसका 1/3 होता है, लेकिन दोनों का अलग अलग है। इसका अलग है, उसका अलग है। आपके स्कूल में जितने बच्चे होंगे उन बच्चों के जो अभिभावक होंगे उनका 25% निकालना है, हैंड टू हैंड। दूसरा जवाब है कार्यकारिणी। कार्यकारिणी का आपने बना रखा है 1/3, 16 का 1/3 आपको निकालना होगा। 33.3 जो % है आपका, ये जो मेंबर है आपके, ये यदि ये उपस्थित होंगे तो आपकी मीटिंग हो जाएगी, अदरवाइज फिर आपकी मीटिंग होगी नहीं। अब ये तो आपने बना दिया, कोरम के लिए बना दिया है। इधर आपने बता दिया कि साहब जो मीटिंग है वो अध्यक्ष बुलाएगा, सूचना देगा, सचिव देगा। साधारण मामले में 4 दिन पहले मीटिंग बुलाई जाएगी, विशेष परिस्थिति में 2 दिन पूर्व आपको सूचित करना पड़ेगा। अब दिक्कत ये आती है कि सपोज करिए मामला चाहे आपका आम सभा वाला आ जाए,
चाहे मामला आपका आ जाए कार्यकारिणी वाला, और दोनों ही कंडीशन में, दोनों ही परिस्थितियों में, कोई बात नहीं, अपने पास दूसरा जुगाड़ है अपने पास में। तो अब आपने जवाब दिया कि सब ठीक है, यदि कोरम नहीं हुआ, आवश्यक सदस्य उपस्थित नहीं हुए, तब दिन क्या होगा? तो ध्यान रखना कि यदि आपका कोरम नहीं होता है तो जो मीटिंग है ये दोबारा बुलाई जाएगी 7 दिन पश्चात। ये एक नियम बना रखा है आपने कि यदि कोरम पूर्ति नहीं है, कोरम न होने पर जो मीटिंग है वो कितने दिन बाद में बुलाई जाएगी? 7 दिन के बाद बुलाई जाएगी। लेकिन उसके नियम क्या है कि साहब 7 दिन बाद में बुला ली मीटिंग आप लोगों ने, यदि कोरम न हो उस स्थिति में, तो भाई उसमें एक नियम तो आपने ये बना दिया कि अब जो है मीटिंग आपकी होगी, चाहे कोरम हो और चाहे कोरम नहीं हो। पहला नियम तो ये है कि कोरम पूर्ति नहीं होने पर सभा बुलाई जाएगी 7 दिन के पश्चात, और यदि 7 दिन के बाद में भी कोरम नहीं होता है तो भी आपकी मीटिंग होगी। इसका मतलब है कि साहब अब 7 दिन के बाद में जब मीटिंग होगी तो आपका जो कोरम है, ये कोरम क्या नहीं है भाई? कोरम आवश्यक नहीं है। ये आपने जवाब दे दिया है। और दूसरी बात ये है कि साहब जिस प्रकरण पर, जिस मुद्दे पर आप लोगों ने मीटिंग बुलाई है, चर्चा उसी टॉपिक पर होनी चाहिए। मतलब आपके चर्चा का टॉपिक बदलेगा नहीं। उदाहरण के लिए आपने यहां पर कह दिया कि साहब हमने मीटिंग जो बुलाई है, कोई दिक्कत नहीं है। आपने कहा कि साहब हमने तो साधारण सभा की मीटिंग बुलाई है, या हमने कार्यकारिणी सभा की मीटिंग बुलाई है, या ऐसा हो सकता है कि आपने जो मीटिंग बुलाई है, ये मीटिंग आप लोगों ने बुलाई थी तो आपने साधारण केस में तो कह दिया कि साहब हम तो नियमित जो मीटिंग है वो नियमित मीटिंग करने वाले हैं, और नियमित मीटिंग जो रहेगी हमारी वो हो सकता है इस बार हम अनुशासन पर मीटिंग करने वाले हैं। और ऐसा भी हो सकता है कि आपने विशेष मीटिंग बुलाई है और विशेष मीटिंग में आपने कहा कि कोई विवाद हो गया है, कोई झगड़ा हो गया है, उसके बारे में हमें निर्णय लेना है। अब साहब देखो, टॉपिक चाहे कुछ भी हो, चाहे टॉपिक ये हो चाहे टॉपिक ये हो, जब आपकी 7 दिन बाद में चर्चा होगी तो टॉपिक वही रहना चाहिए, टॉपिक बदलेगा नहीं। तो आपने जवाब दे दिया कि साहब जो आपका प्रकरण है, जो चर्चा का विषय है, ये चर्चा का विषय आपको यथावत रखना पड़ेगा, उसमें कोई भी बदलाव आप नहीं कर सकते। ये आपका दूसरा नियम हो गया है, यानी कि कोरम जरूरी नहीं होगा, और जो विषय है आपका चर्चा का वो आपको यथावत रखना है, उसमें आप चर्चा या किसी तरह का चेंज नहीं कर सकते। तो सबसे पहले हमने बात की भाई कि आपकी जो सभा है वो सभा कैसे होनी है। तो कहा कि साधारण मामले में 4 दिन पहले सदस्यों को सूचित करना है। मीटिंग अधिक अध्यक्ष बुलाएगा और सूचना देने का काम आपका सचिव करेगा। विशेष कोई मीटिंग है तो आपको सदस्यों को 2 दिन पहले बताना पड़ेगा। और कहते कि साहब यदि आम सभा की मीटिंग होगी तो आपका कोरम 25% होगा। कार्यकारिणी की यदि सभा बुलानी है तो आपका 1/3 या 33.3% जो मेंबर है उनका उपस्थित होना जरूरी है। यदि कोरम नहीं होता है तो अगली मीटिंग 7 दिन के बाद होगी, उसमें कोरम आवश्यक नहीं है। और दूसरा ये है कि जिस प्रकरण पर आपने 7 दिन पहले जो मीटिंग बुलाई थी, चर्चा का विषय वही रहेगा, हम उसमें किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं कर सकते। अब यहाँ पर सभा के बारे में एक छोटी बात जरूर है कि साहब ये जो सभा होगी ये किस जगह पर होगी, तो इसमें कोई सेट नियम नहीं है। चर्चा कहीं पर भी हो सकती है, चर्चा स्कूल में भी हो सकती है, चर्चा किसी नुक्कड़ पर भी हो सकती है, चर्चा किसी सार्वजनिक स्थल पर भी हो सकती है। लेकिन वो स्थल जो होगा, वो जो जगह होगी, उसको निर्धारित करने का जो काम है वो करता है सचिव करता है। इसका मतलब है कि आप चर्चा कहीं पर भी कर सकते हो, स्कूल में भी कर सकते हो, किसी सार्वजनिक स्थल पर भी कर सकते हो, किसी नुक्कड़ पर भी कर सकते हो। उस जगह को निश्चित करने का जो काम है वो किसके द्वारा रहेगा? सचिव के द्वारा। तो नेक्स्ट लाइन में आप लिखेंगे और उसमें लिखेंगे साहब केवल एसएमसी की सभा, हेडिंग करके लिखेंगे एसएमसी की सभा, एसएमसी की सभा, एसएमसी की सभा भाई आम सभा और कार्यकारिणी सभा के बारे में बताओ सर। वही तो बता रहा हूं भाई मैं।
अच्छा दोबारा। आम सभा में आप लिखिएगा सबसे पहले, आम सभा में, और आम सभा में हम लिखेंगे, जी हां, दोनों के बारे में कॉमन है, आम सभा एवं कार्यकारिणी, आम सभा एवं कार्यकारिणी। हाँ जी, जैसा लिखा था वैसे लिखोगे? ठीक है, ये भी ठीक है, डायरेक्ट लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। आप लिखेंगे आम सभा एवं कार्यकारिणी दोनों की साधारण सभा, दोनों की साधारण सभा बुलाने का अधिकार, बुलाने का अधिकार अध्यक्ष का है, अध्यक्ष का है, जिसकी सूचना, जिसकी सूचना सचिव के द्वारा, जिसकी सूचना सचिव के द्वारा सदस्यों को, सदस्यों को 4 दिन पूर्व, 4 दिन पूर्व देना आवश्यक है, 4 दिन पूर्व देना आवश्यक है, लेकिन विशेष सभा के लिए, लेकिन विशेष सभा के लिए सदस्यों को, सदस्यों को 2 दिन पूर्व सूचित करना आवश्यक है, साधारण सभा के लिए 4 दिन पहले और विशेष मीटिंग के लिए 2 दिन पूर्व सदस्यों को सूचित करना जरूरी है। ये नियम है। ये नेक्स्ट लाइन में हम लिखेंगे आम सभा के लिए, आम सभा के लिए कोरम, कोरम पूर्ति के लिए, कोरम पूर्ति के लिए, कोरम पूर्ति के लिए 25% सदस्यों का, 25% सदस्यों का उपस्थित होना अनिवार्य है, 25% सदस्यों का उपस्थित होना आवश्यक है। आम सभा के लिए कोरम पूर्ति के लिए 25% सदस्यों का उपस्थित होना आवश्यक है। नेक्स्ट लाइन में लिखेंगे लेकिन कार्यकारिणी के लिए, लेकिन कार्यकारिणी के लिए तो मेरे दोस्त, जब मैंने स्लाइड चेंज किया तभी याद आई। मैं बोल रहा था तब तो आपने बोला ही नहीं यार। अब मैं स्लाइड चेंज नहीं करता और मैं कंटिन्यू बोलता रहता तब क्या करते? बढ़िया है। चलिए कोई बात नहीं। हालचाल कैसे हैं आप सभी के? ठीक है ना? जब स्लाइड चेंज होती है, जब नहीं लिखते तो कितना जोर से गुस्सा आता है ना। ऐसे लगता है जैसे शेर के आगे से किसी ने खाना छीन लिया हो, है ना? भूखे शेर के आगे से। वाह मेरे बेटाओ। अरे शेरनी छोड़ यार, शेर की बात कर ले यार। आपने तो अपने बारे में बात कर लो यार, कहां शेरनी वेरनी के बारे में बातें कर रहे हो? आपके पास खुद के बारे में बात करने के लिए इतना मसाला होना चाहिए,
कि वक्त कम पड़ जाए लेकिन बातें खत्म नहीं होनी चाहिए। हाँ जी, क्या कह रहे हो? इसका मतलब है कि आपके पास खुद के लिए या खुद के बारे में इतना मसाला है ही नहीं, तभी तो हम दूसरों के बारे में बात करते हैं तुरंत। लिखिएगा, कार्यकारिणी के लिए गणपूर्ति कुल सदस्यों का 1/3 निर्धारित है। कुल सदस्यों का 1/3 निर्धारित है। नेक्स्ट लाइन में हम लिखेंगे, दोनों सभाओं का कोरम पूर्ति, दोनों सभाओं का कोरम पूर्ति। भाई गणपूर्ति होता है, गणपूर्ति का मतलब होता है कि सभा करने के लिए न्यूनतम कितने सदस्य जरूरी है। तो जो न्यूनतम सदस्यों की उपस्थिति है उसको कोरम भी कहते हैं और गणपूर्ति भी कहते हैं। जैसे टीम खेलते हैं ना भाई, क्रिकेट का मैच खेलते हैं तो 11 मेंबर जरूरी है। हाँ, तो 12 तो पानी पिलाने वाला होता है ना, तो वो 11 ही होते हैं खेलने वाले। तो 11 क्या है, एक तरह का क्रिकेट की टीम का गणपूर्ति है कि भाई 11 मेंबर चाहिए आपको खेलने के लिए। ठीक वैसे ही दोनों सभाओं का कोरम पूर्ति न होने पर 7 दिन पश्चात सभा होती है जिसके 2 निम्न नियम हैं, या जिसके 2 नियम हैं। अब ये नियम पहला कौन सा है? पहला है कोरम पूर्ति अब आवश्यक नहीं होगी। कोरम पूर्ति अब आवश्यक नहीं है, ये पहला जवाब है। कोरम पूर्ति अब आवश्यक नहीं है। दूसरा जवाब है, चर्चा का विषय यथावत रहेगा। चर्चा का विषय यथावत रहेगा मतलब जो चर्चा का प्रकरण है उसमें कोई बदलाव नहीं होगा, वो आपको एज इट इज रखना है। शायद लिख लिया आप लोगों ने। मीटिंग 7 दिन बाद में बुलानी है। इस बार कोरम जरूरी नहीं है। और दूसरी जरूरी यह है कि चर्चा जो है वो पहले वाले टॉपिक पर ही होगी, आप उसमें किसी भी प्रकार का बदलाव नहीं कर सकते। अब आपको कहा कि सर ठीक है, ये तो हमें याद रहेगा। अब एक तरफ तो आपने कहा था ये आम सभा लिख दिया था आप लोगों ने, और दूसरी तरफ आपने कहा कि सर कार्यकारिणी होती है। हाँ जी, बैक लेना, 1 सेकंड लिख लेते हैं। अभी 1 सेकंड रुक जाइए। कहाँ रह गए थे? लिख लिया। 2 तरह के नाम आपने लिख दिए हैं। एक तरफ है आपका आम सभा और दूसरी तरफ आपने लिखा है कार्यकारिणी सभा। इतना जरूर ध्यान रखिएगा कि भाई ये जो आपकी आम सभा है इसकी जो मीटिंग है वो 3 महीने में एक बार रखी जाती है। तो हमने क्लियर कह दिया कि साहब 3 माह में एक बार इसकी सभा होती है। देखो अभी मैंने क्या कहा, इतना जल्दी मत बोलिए अमावस्या वगैरह, ये मामला गड़बड़ हो जाएगा। क्यों गड़बड़ हो जाएगा? क्योंकि हम लोगों ने अभी पूरी तरह से कॉन्सेप्ट को नहीं पढ़ा, इसलिए हमारे दिमाग में ये बैठा हुआ है कि एसएमसी की जो मीटिंग होती है वो अमावस्या को होती है। लेकिन एसएमसी में तो बात ही नहीं कर रहा मैं, तो किसके बारे में बात कर रहा हूँ? आम सभा के बारे में। और आप खुद देखिएगा दोनों को पैरेलल पढ़ रहे हैं क्योंकि दोनों के नियम अलग अलग है। इसका नियम अलग है, उसका नियम अलग है। तो अब आपने जो दिमाग में पहले से चीजें सेट कर रखी है उनको थोड़ी देर के लिए निकाल कर साइड करो, क्योंकि उन्हीं बातों को लेकर बैठोगे तो फिर आगे कैसे सीखोगे फिर। तो आपने जवाब दिया आम सभा की जो मीटिंग है वो 3 महीने में एक बार होती है। अमूमन मिनिमम यदि बात करें तो कम से कम 3 तो होनी चाहिए,
लेकिन यदि सेशन पूरे वर्ष की बात करें तो अधिकतम कितनी होती है? 4 होती है। अभी जो 4 जो आपकी सभा होगी, इनके लिए आप लोगों ने क्या है भाई, दिन भी निर्धारित कर रखे हैं। और जो दिन निर्धारित कर रखे हैं, ये कौन कौन से दिन निर्धारित किए हैं? तो देखो भाई, एक तो है आपकी 26 जनवरी के दिन आपने रखी है मीटिंग, ये आपका समय हो गया है। 26 जनवरी, 26 को भी छोड़िएगा, जनवरी याद करते हैं। जनवरी के बाद में फिर मई का महीना आता है, और जो मई है आपका, वो आती है आपकी 1 मई। भाई श्रमिक दिवस होता है इस दिन, तो ये 1 मई हो गया है। उसके बाद में अगस्त आता है, और अगस्त में आता है आपका 15 अगस्त आता है, और फिर आता है आपका 2 अक्टूबर। तो देखिए साहब, ये जो समय है आपका, ये आपने निर्धारित कर दिया है। और वो निर्धारित कर दिया आप लोगों ने आम सभा के लिए कि भाई 26 जनवरी को होनी है, 1 मई को होनी है, 15 अगस्त को होनी है, और 2 अक्टूबर को होनी है। अब ये तो मामला है आपकी आम सभा के बारे में। लेकिन अब कार्यकारिणी में बात करते हैं, तो कहते हैं साहब प्रत्येक माह इसकी मीटिंग होती है। ये आपने जवाब दे दिया है। इसका मतलब है कि साहब 1 महीने में इसकी 1 मीटिंग होती है, और उसमें भी आपने निर्धारित कर दिया कि साहब ये जो अमावस्या वाला जो दिन होगा, इस दिन हम इसकी मीटिंग बुलाते हैं। तो ये अमावस्या का जो दिन है, ये अमावस्या का दिन आप लोगों ने निर्धारित कर रखा है कार्यकारिणी की सभा के लिए। क्योंकि भाई सीधी सी एक मान्यता होती है कि आज की तारीख में भी गाँव में ज़्यादातर जो लोग हैं, वो कृषि और मजदूरी वाले जो व्यवसाय होते हैं, उनमें ज़्यादातर लोग जुड़े होते हैं। अब ऐसे जो हमारे मजदूर भाई बंधु होते हैं, किसान भाई बंधु होते हैं, उनकी छुट्टी होती है अमावस्या के दिन। तो यदि अमावस्या के दिन आप मीटिंग रखोगे, तो उस दिन अधिकांश जो मेंबर है वो उपस्थित रहेंगे, तो कोरम वाली जो समस्या है वो उस दिन नहीं होगी। लेकिन किसी कारण बस इस दिन यदि छुट्टी होती है, तो भाई जो छुट्टी है वो आपकी आगे पीछे, या जो मीटिंग है आपकी, वो आगे पीछे निर्धारित कर सकते हैं। और ये निर्धारित करने का काम अध्यक्ष और सचिव का रहेगा कि भाई अवकाश होने पर, छुट्टी होने पर ये जो सभा है हम कौन से दिन बुलाएंगे, ये दोनों निर्धारित करके सदस्यों को सूचित करने का काम करते हैं। तो जनरली जो मामला है, आम सभा की मीटिंग 4 हो रही है, 3 महीने में एक बार होती है। और जो कार्यकारिणी है उसकी हर महीने मीटिंग होती है। और मीटिंग के लिए आपने कौन सा दिन निर्धारित कर रखा है? तो जवाब है आपका अमावस्या का दिन। अब थोड़ी सी जो बात आपको ध्यान रखनी है, यदि आम सभा की मीटिंग पूछेगा तब तो जवाब ये देना है आपको। और यदि डायरेक्टली पूछेगा कि भाई ये एसएमसी है, इस एसएमसी की सभा या जो विद्यालय प्रबंधन समिति है, इसकी सभा कब होगी, तब आपको मान के चल रहा है वो क्या पूछ रहा है आपसे, अमावस्या का दिन पूछ रहा है। मैं रिपीट करूंगा, आम सभा पूछेगा तो ही ये जवाब देने हैं। और यदि एसएमसी पूछेगा तब आपको जवाब कौन सा देना है, अमावस्या का दिन है। इसका मतलब है कि डायरेक्टली प्रश्न पूछ लिया कि साहब ये जो एसएमसी की सभा है, एसएमसी की जो बैठक है, ये कब होती है, तो आपका जवाब रहेगा अमावस्या के दिन होती है। और यदि आम सभा की जो मीटिंग्स है ये कब होगी, तो आपने जवाब दिया 26 जनवरी को होती है, 1 मई को होती है, 15 अगस्त को होती है, और 2 अक्टूबर को होती है। तो नेक्स्ट लाइन में मैं चाहूंगा कि इसी तरह से आप लिखेंगे आम सभा एवं कार्यकारिणी की सभा, आम सभा एवं कार्यकारिणी की सभा, आम सभा एवं कार्यकारिणी की सभा। आम सभा के लिए हमें लिखना है, आम सभा के बारे में हम लिखेंगे, हाँ जी ऐसे ही तो लिखना है, 3 माह में एक बार, 3 माह में एक बार सभा होती है यार। और क्या करेगा 3 महीने में एक बार। और उसमें लिखेंगे 26 जनवरी, 26 जनवरी, 1 मई, और 26 जनवरी, 1 मई, 15 अगस्त और 2 अक्टूबर। 26 जनवरी, 1 मई, 15 अगस्त, 2 अक्टूबर, यह है आपकी आम सभा की मीटिंग। सेकंड में लिखेंगे कार्यकारिणी में,
और कार्यकारिणी में हम लिखेंगे प्रत्येक माह सभा होती है, प्रत्येक माह सभा होती है, और सामने लिख देना अमावस्या के दिन प्रत्येक माह सभा होती है, अमावस्या के दिन उसकी बैठक के लिए 4 तारीख आपने निर्धारित कर रखी है। इसकी मीटिंग जो है आप हर महीने में कर रहे हो, अमावस्या के दिन 1 माह में 1 मीटिंग होती है। मैंने एक प्रश्न दिया था कल आप लोगों को, याद आया मेरे को, आंसर मिला या नहीं मिला? ऑप्शन तब मांगे जाते हैं जब अपने पास आंसर नहीं होता है, मानते हो ना ये बात? तो आंसर होता है तो ऑप्शन की जरूरत ही नहीं पड़ती फिर। और मैंने तो होमवर्क में दिया था ये प्रश्न आपको कि घर पर जाकर आराम से पढ़कर आना, ढूंढ कर आना। प्रश्न ये था कि एसएमसी के नवनिर्वाचित सदस्यों के प्रशिक्षण के लिए एक कार्यक्रम विद्यालय स्तर पर चलाया जाता है, उस कार्यक्रम का नाम है। वाह वाह। नेक्स्ट लिखिएगा अगली वाली लाइन में, और उसमें लिखेंगे, और इस बार हम लिखने वाले हैं एसएमसी की योजना का प्रारूप, एसएमसी की योजना का प्रारूप, एसएमसी की योजना का प्रारूप। जो भी लिखोगे समझ में नहीं आए, दिमाग में अजीब सी बात लगे कि यार ये कुछ अजीब सी बात लगी है, उस समय पर रोकना जरूर। मैंने सबसे पहली जो बात कही है वो ये है कि एसएमसी के महत्वपूर्ण कार्य माना जाता है योजनाओं का निर्माण करना। और उसमें एक बात जो जरूर ध्यान में रखनी है कि साहब ये जो एसएमसी हम बनाते हैं, इस एसएमसी का जो कार्यकाल है ये 2 वर्ष का होता है। ये सबसे पहली जरूरी बात है कि एसएमसी का जो कार्यकाल है वो 2 वर्ष का होता है। और दूसरी बात ये है कि एसएमसी का कार्यकाल 2 वर्ष होता है, ये हमने सबसे पहले लिख दिया है। दूसरा हमने लिखा है कि साहब ये जो एसएमसी है ये 3 वर्षीय वार्षिक योजनाओं का निर्माण करती है, 3 वर्षीय वार्षिक योजनाओं का निर्माण करती है। ये आपने जवाब दिया है। अब ये जो 2 लाइन आपने लिखी है ये थोड़ा सा कंफ्यूज पैदा करती है या कंफ्यूजन पैदा करती है। और वो लाइन पैदा क्यों कर रही है कंफ्यूजन? क्योंकि एसएमसी का कार्यकाल है 2 वर्ष और एसएमसी 3 वर्षीय वार्षिक योजनाओं का निर्माण करती है, ये आपने लिखा है। अब उसमें एक छोटी सी कंडीशन ये है कि साहब आपके गैर पदेन सदस्य है, गैर पदेन सदस्य, ये एक छोटी सी कंडीशन है कि भाई गैर पदेन जो सदस्य है उन गैर पदेन सदस्यों का जो कार्यकाल है ये कार्यकाल कितना रहेगा? तो जवाब दिया है 2 वर्ष का होगा। अब ये मैंने इसमें एक एडिशनल लाइन जोड़ी है, कहते हैं साहब एसएमसी का कार्यकाल 2 वर्ष का होगा और जो गैर पदेन सदस्य है उनका जो कार्यकाल है वो 2 वर्ष होगा। और हमने यहाँ पर लिखा है कि एसएमसी 3 वर्षीय वार्षिक योजनाओं का निर्माण करेगी। क्या आप इन दोनों लाइनों में कोई अंतर विरोध नजर आ रहा है? नहीं नजर आ रहा है? आ रहा है ना? कार्यकाल तो कितना है? 2 वर्ष का है और योजना कितनी बना रही है? 3 वर्ष की बना रही है। तो अब जरा ध्यान से सुनना, कहते हैं साहब ये जो एसएमसी है कार्यकाल तो माना कि 2 वर्ष है, लेकिन योजना ये 3 वर्षीय कैसे बनाएगी? तो भाई उसका एक तरीका है कि एसएमसी एक जो योजना होती है उसको एडवांस बनाकर रखती है। अब उस एडवांस बनाने के पीछे लॉजिक क्या है कि किसी कारणवश नई एसएमसी के गठन में देरी होती है, तो जो आपकी 1 वर्ष की जो योजना आपने एडवांस बना रखी है उस योजना के अनुसार विद्यालय में कार्य किए जाएंगे। तो कार्यकाल तो 2 वर्ष का ही है, लेकिन ये जो योजना बनाएगी वो कितने वर्षों के लिए बनाएगी? 3 वर्षों के लिए बनाएगी। मतलब एक जो योजना होगी वो एडवांस में बनती है। इसलिए ध्यान रखना, ये एसएमसी के लिए आपने एक प्रोटोकॉल बना रखा है कि साहब एसएमसी अपने कार्यकाल के समापन से, ये नियम है, ये
कि एसएमसी कार्यकाल के समापन से 3 माह पूर्व, ये नियम है ये कि साहब 3 माह पूर्व वो आपकी 3 वर्ष की जो योजनाएं हैं उन योजनाओं को बनाकर रख देगी, ताकि आगे जो योजनाएं हैं उनको लागू करने में किसी प्रकार की दिक्कत नहीं रहे। क्योंकि कारण ये है कि एसएमसी का कार्यकाल 2 वर्ष जरूर है, लेकिन 2 वर्ष से ज्यादा भी इसका समय हो सकता है। क्यों हो सकता है? क्योंकि जब तक जिला शिक्षा अधिकारी नई एसएमसी के गठन के आदेश नहीं कर देगा, तब तक पुरानी जो एसएमसी है वही अस्तित्व में रहेगी, लेकिन वो उन्हीं कार्यों को करेगी जो पहले से निर्धारित कर रखे हैं, वो नया काम नहीं कर सकती। इसलिए एसएमसी का कार्यकाल पूछेगा तो 2 वर्ष होगा। एसएमसी कितने वर्षों की योजना बनाती है? 3 वर्षों की योजना बनाती है। गैर पदेन सदस्यों का जो कार्यकाल है वो कितना रहेगा? 2 वर्ष रहेगा। अब आपके मन में प्रश्न आएगा कि गुरुजी पदेन सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है ना? आ रहा है नहीं आ रहा है? गैर पदेन का तो कितना है? 2 वर्ष है, लेकिन पदेन सदस्यों का जो कार्यकाल है वो कितना होगा? तो क्या जवाब रहेगा? नहीं, गलत। अनलिमिटेड कैसे हो जाएगा? जनप्रतिनिधि तो जब तक अपने पद पर रहेगा, टीचर भी जब तक अपने पद पर रहेगा, जैसे ही उनका पद खत्म होता है वो अपने आप ही वहां से फारिग हो जाएंगे। नहीं 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 नहीं, नहीं ना, बिल्कुल नहीं। क्या है, पदेन जो सदस्य है, पदेन सदस्य है, वो तो कब तक सदस्य रहेंगे? जब तक वो अपने पद पर रहेंगे। अब हमें मालूम है साहब, जो वार्ड पंच है उसका तो कार्यकाल 5 वर्ष होता है, 5 वर्ष उसका तो होता है। तो 5 वर्ष के बाद में वार्ड पंच अपने आप ही हट जाएगा, दूसरा वार्ड पंच बनते ही वो उसकी जगह पर आ जाएगा। आपका जो संस्था प्रधान है, जब तक वो संस्था में रहेगा तब तक वो ही रहेगा, और जैसे ही वो रिटायर्ड हो जाता है, सस्पेंड हो जाता है या ट्रांसफर हो जाता है, रिटायर्ड हो जाता है, वो अपने आप ही हट जाएगा, उसकी जगह पर कोई दूसरा संस्था प्रधान आ जाएगा। वो टीचर, जो महिला टीचर आपने रखी है, जब तक वो उस स्कूल में रहेगी तब तक तो वो एसएमसी की मेंबर रहेगी, और जैसे ही वो वहां से हटती है वो जगह अपने आप ही खाली हो जाएगी। इसलिए पदेन सदस्य का कार्यकाल जब तक वो पद पर रहेगा, और गैर पदेन सदस्य जो रहेंगे वो कितने वर्ष के लिए? 2 वर्ष के लिए। अब गैर पदेन में कौन आ गए? आपके माता पिता आ गए हैं, आपके मनोनीत सदस्य आ गए हैं। वो जो आप लोगों ने एमएलए के, विधायक के प्रतिनिधि जो लगाए हैं वो कौन से होंगे? गैर पदेन। तो आपने कहा कि एसएमसी का कार्यकाल 2 वर्ष, गैर पदेन सदस्यों का कार्यकाल 2 वर्ष। पदेन सदस्य जब तक अपने पद पर रहेगा वो इसका मेंबर रहेगा। एसएमसी 3 वर्षीय वार्षिक योजनाओं का निर्माण करती है, और साहब एसएमसी अपने कार्यकाल को समाप्त होने से 3 महीने पहले वो इन योजनाओं का निर्माण कर लेगी। अब एक महत्वपूर्ण प्रश्न आपके लिए बनता है, और प्रश्न क्या है कि जब एसएमसी अपने लिए योजना बनाती है तो उन योजनाओं में वो 3 तरह की जानकारियों को शामिल करती है। क्या आप बता सकते हो वो 3 तरह की जानकारियां कौन कौन सी होती है? एसएमसी की योजना का विषय 3 होते हैं। क्या आप बता सकते हो 3 कौन कौन से होते हैं भाई? हाँ जी, नहीं अब मजाक नहीं करेंगे, अब कॉन्सेप्ट की बात कर रहे हैं इसलिए, और कॉन्सेप्ट की बात करते समय मजाक करना भारी पड़ जाता है। एसएमसी की योजनाओं में 3 टॉपिक, 3 बिंदुओं को शामिल करते हैं। वो 3 बिंदु कौन कौन से होंगे? कहते साहब अनुमानित, ये पहला जवाब है आपका, अनुमानित नामांकन की संख्या, ये पहला हो गया है। इसका मतलब हुआ कि भाई इस सत्र में हम लगभग कितने बच्चों का एडमिशन करेंगे, ये आपको उस योजना में ऐड करना पड़ेगा। तो पहला हो गया है अनुमानित नामांकित या नामांकन की संख्या, नामांकित बालकों की संख्या, कि इस सत्र में हम कम से कम 20 बच्चों को जोड़ेंगे या 50 बच्चों को जोड़ेंगे या 100 बच्चों को जोड़ेंगे, ये आपको उस योजना में लिखना पड़ेगा। दूसरा जवाब है कि साहब इसमें लिखा आप लोगों ने, कहते साहब कक्षा 1 से 5, ये आपने जवाब दिया है, और उसमें लिखा आपने कक्षा 1 से 5 तथा कक्षा 6 से 8 दोनों के लिए है, क्योंकि यदि एक ही साथ चल रहे हैं जब तो आप डायरेक्टली कह सकते हो 1 से 8 के लिए। स्कूल अलग अलग चल रहा है, 1 to 5th अलग चल रहा है, 6 to 8 अलग चल रहा है,
तो आप दोनों को अलग अलग लिख देना। तो आपने लिखा कक्षा 1 से 5 तथा कक्षा जो 6 से 8 है के लिए आवश्यक शिक्षकों के पदों का विवरण। अब इसका मतलब ये हुआ कि भाई आपके जो स्कूल है उस स्कूल में आपको 1 to 5 के लिए और कक्षा 6 से 8 के लिए कितने टीचरों की आवश्यकता है मानकों के अनुसार, वो आपको मेंशन करना पड़ेगा। आपको मालूम है कि साहब हमारे यहाँ पर आप लोगों ने नियम बना रखा है कि साहब यदि हम 1 to 5 की बात कर रहे हैं तो रेशियो आपका है 1:30, और यदि हम 6 to 8 के लिए बात कर रहे हैं तो हमारा जो रेशियो है वो 1:35 है। और आप लोगों ने यदि RTE 2009 की यदि धारा नंबर 26 आप लोगों ने पढ़ रखी है तो आपको अच्छे से याद होगा कि हर स्कूल में टोटल पदों का 10% जो पद है वो खाली रह सकते हैं। इसका मतलब हुआ 1 से 5 और 6 से 8 के लिए आपको अभी कितने टीचरों की आवश्यकता है वो आपको उस योजना में लिखना पड़ेगा। और लास्ट में आपने लिखना है और वो रहेगा आपको कि साहब वित्तीय एवं भौतिक संसाधनों की आवश्यकता। ये आपने जवाब दिया है कि साहब भौतिक या वित्तीय एवं भौतिक संसाधनों की जो आवश्यकता होगी उस आवश्यकता का उल्लेख आपको आपकी जो योजना होगी उस योजना में करना पड़ेगा। मतलब आप इन 3 वर्षों में हर साल कितने नए बच्चों को स्कूल में जोड़ोगे वो आपको मेंशन करना पड़ेगा। आपको 1 से 5 और 6 से 8 के लिए कितने टीचरों की आवश्यकता है ये आपको लिखना पड़ेगा। और आपको वित्तीय और भौतिक साधनों की कितनी आवश्यकता पड़ने वाली है ये आपको उसमें ऐड करना पड़ेगा। अब आपके मन में प्रश्न आएगा, सर ये जानकारी क्यों दे रहे हैं हम लोग? अरे भाई, ये योजना में आप जब जानकारी दोगे तभी तो सरकार आपके लिए सुविधाएं देगी, और जब सरकार को मालूम ही नहीं चलेगा कि भाई आपको किन चीज़ों की ज़रूरत है तो भला सरकार कैसे उन चीज़ों की व्यवस्था आपके लिए करेगी। तो आपने कहा जो भी SMC योजना बनाती है उसमें 3 तरह की जानकारियां देती है। एक तो आप कितने बच्चों को नामांकन करने वाले हो ये आपको बताना पड़ेगा। क्यों भाई? क्योंकि नामांकन की संख्या के आधार पर ही आपको टीचर मिलेंगे, नामांकन की संख्या के आधार पर ही आपको सरकार फंड देगी जिसको आपको स्कूल में लगाना है। उसके बाद में कितने टीचर की जरूरत है, कितने आपको संसाधनों की आवश्यकता है, ये आपको आपकी योजना में जानकारी देनी जरूरी है। तो आप नेक्स्ट लाइन में लिखेंगे और उसमें हेडिंग रहेगा आपका SMC की योजना का प्रारूप। SMC की योजना का प्रारूप। उसमें पहला लिखिएगा SMC का कार्यकाल। SMC का कार्यकाल 2 वर्ष का होता है। SMC का कार्यकाल 2 वर्ष का होता है। कॉमा करके हम लिखेंगे गैर पदेन सदस्यों का कार्यकाल भी 2 वर्ष का ही होता है। गैर पदेन सदस्यों का कार्यकाल भी 2 वर्ष का ही होता है। गैर पदेन सदस्यों का कार्यकाल भी 2 वर्ष का ही होगा, लेकिन पदेन सदस्य जब तक अपने पद पर रहते हैं, लेकिन पदेन सदस्य जब तक अपने पद पर रहते हैं, पदेन सदस्य जब तक अपने पद पर रहते हैं वो SMC के सदस्य रहते हैं। 3 बातें एक ही लाइन में लिखी है। SMC का कार्यकाल बोला 2 वर्ष, पदेन सदस्यों का कार्यकाल जब तक पद पर रहेंगे, और गैर पदेन सदस्य उनका भी कार्यकाल आपने 2 वर्ष का लिखा है।
नेक्स्ट लाइन में लिखिएगा और उसमें लिखेंगे एसएमसी। एसएमसी अपने कार्यकाल की समाप्ति से, एसएमसी अपने कार्यकाल की समाप्ति से, अपनी इस कार्यकाल की समाप्ति से 3 माह पूर्व 3 वार्षिक योजनाओं का निर्माण करती है। एसएमसी अपने कार्यकाल की समाप्ति से 3 माह पूर्व 3 वार्षिक योजनाओं का निर्माण करती है, जिनमें 3 बिंदु शामिल होते हैं। जिनमें तीन बिंदु शामिल होते हैं। जिनमें 3 बिंदु शामिल होते हैं। अब 3 बिंदु कौन सा रहेगा? तो पहला लिखेंगे अनुमानित नामांकित बालकों की संख्या। पहला है अनुमानित नामांकित बालकों की संख्या। अनुमानित नामांकित बालकों की संख्या। अनुमानित नामांकित बालकों की संख्या। अनुमानित नामांकित बालकों की संख्या पहला जवाब है। सेकंड लिखेंगे कक्षा 1 से 5 तथा 6 से 8 के लिए, कक्षा 1 से 5 तथा कक्षा 6 से 8 के लिए आवश्यक शिक्षकों के पदों का विवरण। कक्षा 1 से 5 तथा कक्षा 6 से 8 के लिए आवश्यक शिक्षकों के पदों का विवरण। कक्षा 1 से 5 तथा कक्षा 6 से 8 के लिए आवश्यक शिक्षकों के पदों का विवरण। अगला जवाब है आपका वित्तीय एवं भौतिक संसाधनों की आवश्यकता का विवरण। वित्तीय एवं भौतिक संसाधनों की आवश्यकता का विवरण। वित्तीय एवं भौतिक संसाधनों की आवश्यकता का विवरण। अब हमने कई सारी बातें तो की है, लेकिन ऐसा नहीं है कि हमने एसएमसी को सारा कंप्लीट कर दिया है। अभी एसएमसी से जुड़ी हुई बहुत सारी बातें अभी बाकी है। आपने कहा था जैसे कि, तो भाई देखिएगा, सबसे पहले जरूरी बात है कि हमारे ये जो एसएमसी के नवनिर्वाचित सदस्य होते हैं, इनके बारे में बात करते हैं। तो कहते हैं साहब एसएमसी के जो नवनिर्वाचित सदस्य होते हैं, जरूरी नहीं है नवनिर्वाचित हो, हम डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। जो नवगठित एसएमसी होती है, ऐसा भी लिख सकते हैं। कहते हैं साहब एसएमसी के सदस्यों के लिए, एसएमसी के सदस्यों के लिए एक प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया जाता है। अब वो जो कार्यक्रम आयोजित किया जाता है उसे आपने क्या नाम दिया है? तो भाई इसका जो नाम है वो हमने नाम दे दिया है जागृति कार्यक्रम। क्या नाम दिया भाई? जागृति कार्यक्रम कहते हैं। यह आपका पहला काम हो गया है, क्योंकि एसएमसी को गठित करने से कुछ नहीं होगा जब तक उसके सदस्यों को यही नहीं मालूम है, जब तक उनके अध्यक्ष को ही मालूम नहीं है, जब तक उनके उपाध्यक्ष को ही मालूम नहीं है कि भाई उनको काम क्या करने हैं, उनके अधिकार क्या क्या है, उनके कर्तव्य क्या क्या है। तो जब तक आप उनको बताओगे नहीं,
भला उनको मालूम कैसे चलेगा? इसलिए एसएमसी के सदस्यों के लिए एक प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया जाता है, जिसे क्या नाम दिया जाता है? जागृति कार्यक्रम कहा जाता है। दूसरा जवाब आपको ध्यान रखना है कि कई बार ऐसा होता है कि भाई देखो, एसएमसी के जो सदस्य होते हैं उसमें आपस में विवाद हो जाता है। अब जब एसएमसी के सदस्यों में विवाद हो जाएगा तो भाई उस विवाद का समाधान कौन करेगा? लड़ाई हो गई, झगड़े हो गए सदस्य और अध्यक्षों के बीच में, अध्यक्ष और सचिव के बीच में, या सदस्यों, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सचिव के बीच में कोई विवाद उत्पन्न हो गया तो उस विवाद का समाधान कौन करेगा? कौन करेगा भाई? अरे यार, एसएमसी के विवाद या विवादों का समाधान कौन करेगा? अरे यार, मेरे को क्यों करवाते हो? हाँ जी, मैं अच्छा लगूंगा, पता लगे मेरे को रंग के भेज दे कोई है, आपके चक्कर में कहीं चले जाऊं और पता लगे कि रंगाई करके छोड़ दिया। कौन करेगा एसएमसी के विवादों का समाधान? मैं तो उसमें लिखा कि अध्यक्ष का भी विवाद हो गया, उपाध्यक्ष का भी हो गया, सचिव का भी हो गया, तीनों के आपस में हो गए, सदस्यों के आपस में हो गए। वीडियो सरपंच साहब तो है ही नहीं शामिल उसमें। सरपंच को तो उसमें बुलाते ही नहीं, ऐड ही नहीं करते। पंडित जी बुलाएंगे? ऐसा थोड़ी कहते हैं यार। अब आप तो कह रहे थे कि आपने पढ़ा हुआ है, ये विवाद के बारे में नहीं पढ़ा है। कोई बात नहीं, अब से पढ़ो, लेकिन ध्यान रखना है ब्लॉक प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी एसएमसी का विवाद कोई होता है तो ब्लॉक एलिमेंट्री एजुकेशन ऑफिसर उसको देखेगा। लेकिन कई विवाद ऐसे होते हैं जो इससे भी नहीं सुलझते भाई। अब इससे भी यदि विवादों का समाधान नहीं हुआ, हाँ जी, ना तो आम सभा में है ना कार्यकारिणी में है, ये कहां बैठता है? ब्लॉक में बैठेगा। तो जब मान लो एसएमसी है, वो एसएमसी का विवाद कहां पर पहुंचेगा? इसके पास पहुंचेगा, ब्लॉक में पहुंचेगा, क्योंकि पूरे ब्लॉक में जो लेकर कौन, जिसको परेशानी होगी, जिसको क्या होगी? परेशानी होगी। अध्यक्ष को दिक्कत है तो अध्यक्ष लेकर जाएगा कि भाई मुझे तो एसएमसी के सदस्यों से दिक्कत है। एसएमसी के सदस्यों को लगता है कि भैया हमें तो अध्यक्ष से दिक्कत है, हमें तो सचिव से दिक्कत है। तो परेशानी कौन लेकर जाएगा? जिसको दिक्कत है। शिकायत कौन करेगा? जिसको परेशानी है। कौन लेकर जाएगा? जिसको न्याय चाहिए। कोई भी जा सकता है, एसएमसी का कोई भी सदस्य जा सकता है अपनी शिकायत को लेकर कि साहब हमारी अध्यक्ष सुनवाई नहीं करता, उपाध्यक्ष सुनवाई नहीं करता, सचिव हमारी सुनवाई नहीं करता, पूरी की पूरी एसएमसी हमारी सुनवाई नहीं करती है। ये अभिभावक भी जा सकता है। तो आपका जो पहली जो समाधान है वो करेगा ब्लॉक प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी, जिसको शॉर्ट में आप बीओ बोलते हो, और पूरा होता है BEEO, ब्लॉक एलिमेंट्री एजुकेशन ऑफिसर। अब साहब इससे भी समाधान नहीं हुआ तो, यहां पर भी बात नहीं बनी तो भाई देखेगा इसके बाद में यदि बात नहीं बनेगी तो बीओ क्या करेगा? इस केस को आगे वाले अधिकारी के पास भेज देगा कि भाई देखो साहब, मेरे से तो समाधान हुआ नहीं, अब आप जानो और ये एसएमसी वाले जाने। तो अब ये क्या करेगा साहब? जिला प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी के पास भेज देगा, जिसको आप कहते हो ना DEEO, डिस्ट्रिक्ट एलिमेंट्री एजुकेशन ऑफिसर। अब देखो साहब, अब आप कहोगे कि सब ये कर देगा क्या? भाई कर तो देगा समाधान ये। अब लेकिन इससे भी बात नहीं बनी तो फिर तो बात इसी की बनेगी, बात इसी की बनेगी। इसका मतलब है इसका जो अंतिम निर्णय होगा वो अंतिम माना जाएगा। अब चाहे वो एसएमसी के सदस्यों के फेवर में दे, चाहे अध्यक्ष के फेवर में दे, चाहे उपाध्यक्ष के फेवर में दे, चाहे सचिव के फेवर में दे, इसका जो निर्णय होगा वो निर्णय अंतिम माना जाएगा। तो आपने क्या कहा है? सदस्यों के प्रशिक्षण के लिए कार्यक्रम चलता है जिसको जागृति कहते हैं, पहला जवाब हो गया है। दूसरा जवाब है एसएमसी के सदस्यों में या एसएमसी से संबंधित कोई भी विवाद उत्पन्न होगा तो वो विवाद का समाधान करेगा ब्लॉक, जी हां, प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी। यदि ये समाधान नहीं कर पाया
तो अंतिम निर्णय किसका माना जाएगा? जिला प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी का माना जाएगा। ये आपका जवाब हो गया है। अब कहते हैं कि साहब इसके आगे भी कुछ बातें बाकी है अभी। तो आपने कहा सर और कौन सी बातें बाकी है? तो साहब इसमें बातें आपको बताया गया कि साहब जिला शिक्षा जो अधिकारी है आपके प्रारंभिक, उसके पास ये शक्ति होती है कि उसको जब उचित लगे, जब वो आवश्यक समझे, एसएमसी की बैठकें बुला सकता है। इसका मतलब है एक तो बैठक बुला रहा है आपका अध्यक्ष, जो सचिव को बता देगा कि भाई इस तारीख को हम मीटिंग करेंगे, और सचिव क्या करता है, सदस्यों को सूचित कर देता है। दूसरा जवाब है आपका कि ये जो आपका जिला शिक्षा अधिकारी प्रारंभिक होता है, इसके पास ये अधिकार होता है कि वो अपने जिले के किसी भी स्कूल की जो एसएमसी है उसको वो बुला सकता है, उसमें बैठकर चर्चा कर सकता है, उसको कोई सुझाव दे सकता है। तो आपका जवाब रहेगा कि साहब निम्न में से कौन सा शैक्षिक पदाधिकारी एसएमसी की मीटिंगें बुला सकता है? तो आपका क्या जवाब रहेगा? जिला शिक्षा अधिकारी एलिमेंट्री लेवल। तो आपने जवाब दिया कि साहब एसएमसी की सभा बुलाने का अधिकार, सभा बुलाने का अधिकार एक अधिकारी को आपने सौंप रखा है, जिस अधिकारी को आपने क्या नाम दिया है? जिला प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी को आपने ये जिम्मेदारी दे रखी है कि भाई अपने जिले के किसी भी जो स्कूल है उसकी सभा को बुला सकता है जिला प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी। ये पहला जवाब हो गया है। दूसरा जवाब दिया आपने, चूंकि अभी अभी आपने कहा था कि साहब एसएमसी अपनी एक योजना बनाती है और उस योजना को बनाने के बाद में वो ब्लॉक को भेज देती है। अभी जो एसएमसी की योजना होती है, इस योजना पर कुछ लोगों के हस्ताक्षर होने जरूरी है, और जब तक उस योजना पर हस्ताक्षर नहीं होंगे वो योजना आगे भेजी नहीं जा सकती। तो सवाल ये उठता है कि जो स्कूल में योजना बनती है उस पर हस्ताक्षर होने जरूरी है, और वो हस्ताक्षर कुल कितने सदस्यों के जरूरी है? तो आपका जवाब रहेगा 3 सदस्यों के। एसएमसी की जो योजना बनेगी उस योजना पर 3 सदस्यों के हस्ताक्षर होने जरूरी है, और जब तक वो 3 सदस्यों के हस्ताक्षर नहीं होंगे आपकी योजना आगे जाती ही नहीं है। अब भाई वो 3 कौन कौन से होंगे? तो आपने जवाब दिया कि साहब 3 सदस्यों के हस्ताक्षर जरूरी है। अब ये 3 सदस्यों के जो हस्ताक्षर होंगे, वो हस्ताक्षर करने वाले 3 जो आपके मेंबर हैं वो कौन कौन है? तो आपने पहला जवाब दे दिया कि साहब अध्यक्ष के हस्ताक्षर होने जरूरी है। जब तक अध्यक्ष हस्ताक्षर नहीं करेगा आपकी योजना आगे फॉरवर्ड नहीं होती है। सेकंड हो गया है आपका उपाध्यक्ष, जब तक उपाध्यक्ष आपकी योजना पर साइन नहीं करेगा वो योजना आगे नहीं जाएगी। और तीसरा कौन होता है? सचिव। तो आपने जवाब दिया एसएमसी की जो योजना होती है उस योजना के ऊपर 3 सदस्यों के हस्ताक्षर होंगे, और वो 3 सदस्य कौन कौन है? पहला अध्यक्ष, दूसरा उपाध्यक्ष और तीसरा सचिव होता है। इनके हस्ताक्षर होने के बाद में ही आपकी जो योजना है वो आगे फॉरवर्ड की जाएगी, और यदि इनमें से किसी एक के भी हस्ताक्षर नहीं है तो वो योजना आगे नहीं जाएगी। कई बार क्या होता है, ये बंदा होशियार होता है। अब ये जो होशियार होता है ये क्या करता है कि इनको बताता ही नहीं है कोई असलियत को, तो भाई वो क्या करता है, खुद ही साइन टिका देता है। अब खुद साइन टिका देगा, और यदि शिकायत हो जाती है तो ठाकुर तो गियो, ये फैक्ट है, ये बात ये फिर ठाकुर गियो, इसको कोई रोकने वाला नहीं है। इसलिए ये भी बेटा क्या करता है, इनको हमेशा पटाकर रखता है, ये इनको हमेशा पटाकर रखता है। सचिव के रूप में यदि मैडम होती है तो पटाने की जरूरत ही नहीं पड़ती है, फिर तो ये अपने आप ही पटे हुए होते हैं ये। और यदि ये और ये मैडम होती है, ये कुछ ऐसी परिस्थितियां हैं जिनमें स्कूल में काम करने में बहुत मजा आता है। मैंने कई हमारे जो स्टूडेंट है वो नौकरी लगकर गए हैं। एक अलवर में गया था, किशनगढ़ बास में। अलवर वाले होंगे तो आपको ध्यान होगा, है क्या किशनगढ़ बास के आसपास है क्या कोई? अरे वाह, तो वहाँ स्कूल है वो पहाड़ी के पास में, जानता नहीं कौन सा है वो, ऐसे ध्यान नहीं,
पहाड़ी है, बिल्कुल पहाड़ी के बीच में स्कूल है, प्राइमरी स्कूल। तो मैं वहाँ पर गया, तो वो मेरा भाई क्या करता है, पोषाहार को बनाने के लिए उसने वहाँ गाँव की महिलाओं को अपॉइंट कर रखा है। अब उन महिलाओं को कब बुलाता है? छुट्टी होने के बाद में। अब वो छुट्टी होने के बाद में क्यों बुलाता है मेरे को समझ में नहीं आया। एक दिन हम वहीं बैठे थे, तो छुट्टी हुई तो होने के बाद में वो बच्चों से कहता है, अरे डब्बू तेरी मम्मी को भेज देना भाई। अब वो सब जो है वो बच्चे कभी डब्बू को देखते हैं, कभी वो टीचर को देखते हैं। अब डब्बू की मम्मी आती है, तो आते ही वो देसी लैंग्वेज में बोलेगी, काई कह रहे चल रहे गुरुजी, कुछ ऐसे बात करती है वो। तो वो कह रहा है, जी बैठो तो सही, थे तो जल्दी में रहते हो हमेशा, ऐसे करके वो बात कर रहा है उससे। वो बैठ गई आने के बाद में। फिर वो बेचारी, वो तो काम काज करके आती है, वो जल्दी जाना है उसको। तो पूछा, क्यों बुलाया था आपने? बोला, मैं तो इसलिए बुलाया था, वो पोषाहार का सामान बच गया, आप ले जाती उसको। तो अब वो क्या कह रही है कि गुरुजी जब मैं 12 बजे जा रही थी तब क्यों नहीं ले जाने दिया आपने मेरे को? तो मैंने कहा, बोला कि इस बहाने 2 मिनट बात भी हो जाएगी बैठकर। तो ओवरऑल जो है स्कूलों में काम करने में बहुत मज़ा आता है, और मैं चाहता हूं कि जल्दी से जल्दी आप लोग जल्दी से जल्दी नौकरी लग जाओ और अपने अपने स्कूलों में पहुंच जाना। सबसे अच्छी जो बात वो ये है कि स्कूलों में आपके लिए का मतलब जो नए टीचर जाते हैं उनके लिए एक पोस्ट हमेशा खाली रहती है, और वो है मिड डे मील प्रभारी। नए टीचर को तुरंत जाकर एक जिम्मेदारी देते हैं, कौन सी वाली? मिड डे मील का प्रभारी। अब मिड डे मील का प्रभारी बनने में टीचरों को भी मजा आता है। क्यों मजा आता है? क्योंकि उनको सारा सामान उन्हीं को लाना होता है, सारी शॉपिंग उन्हीं को करनी होती है, और फल फ्रूट भी खा लेते हैं। लेकिन बेचारों को 2-4-5 महीने बाद में समझ में आता है कि यदि जो बजट दिया है उस बजट में से 5 रुपए भी कम हो गए तो 5 रुपए आपको आपकी जेब से लगाने पड़ेंगे। ये कुछ इसकी अच्छी अच्छी पहलुएं होती हैं, लेकिन साहब नौकरी के लिए तो इतना तो हम कर ही सकते हैं। इसलिए नेक्स्ट लाइन में आप लिखेंगे, और उसमें लिखेंगे कि साहब एसएमसी के सदस्यों के लिए एक प्रशिक्षण कार्यक्रम, एसएमसी के सदस्यों के लिए एक प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया जाता है। एक प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया जाता है जिसे जागृति कार्यक्रम कहते हैं। जिसे जागृति कार्यक्रम कहते हैं, जिसे जागृति कार्यक्रम कहते हैं। नेक्स्ट लाइन में लिखिएगा, एसएमसी से संबंधित विवादों का समाधान, एसएमसी से संबंधित विवादों का समाधान, एसएमसी से संबंधित विवादों का समाधान ब्लॉक प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी, ब्लॉक प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी तथा, भाई कितना स्लो बोल रहा हूं, और चलो मैं फिर भी स्लो लिख रहा हूं। देखो उधर लिखा भी हुआ है सेम टू सेम। उल्टा आपको तो ये कहना चाहिए, गुरुजी आप क्यों परेशान हो रहे हो, जब आपने लिख रखा है तो वही तो बोल रहे हो आप। बोलो, आप मत बोलो। तो हमने लिखा है, एसएमसी से संबंधित विवादों का समाधान ब्लॉक प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी तथा जिला प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी, जिला प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी के द्वारा किया जाता है। जिला प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी के द्वारा किया जाता है। जिला प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी के द्वारा किया जाता है। इसके साथ में ब्रैकेट में लिख देना, इसका निर्णय अंतिम होता है। इसका निर्णय अंतिम होता है। ये आपने लिखा है कि भाई इसका जो निर्णय है ये अंतिम होता है, ये हमने जवाब दिया है। इसका निर्णय अंतिम होता है,
नेक्स्ट लाइन में लिखेंगे और हमने लिखा है एसएमसी की सभा बुलाने का अधिकार, एसएमसी की सभा बुलाने का अधिकार, एसएमसी की सभा बुलाने का अधिकार जिला प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी, एसएमसी की सभा बुलाने का अधिकार जिला प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी का होता है, जिला प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी का होता है। नेक्स्ट लाइन में हम लिखेंगे और उसमें लिखेंगे एसएमसी की योजना पर, एसएमसी की योजना पर अध्यक्ष, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष तथा सचिव के, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष तथा सचिव के हस्ताक्षर होना, हस्ताक्षर होना आवश्यक है। अध्यक्ष, उपाध्यक्ष तथा सचिव के हस्ताक्षर होना आवश्यक है। इनके हस्ताक्षर नहीं होंगे तो फिर आपकी योजना स्वीकार नहीं होगी। अब देखिए साहब, ये बहुत छोटी छोटी बातें आपने लिखी है। ऐसा नहीं कि बातें एसएमसी के बारे में नहीं है, अभी बहुत सारी बातें बाकी है। जैसे कि एसएमसी में जो वोटिंग होती है, और सपोज करिए कि वोटिंग के समय, क्योंकि निर्णय तो वोटिंग से ही होगा, अब सपोज करिए कि किसी मुद्दे पर वोटिंग करवाई और वोटिंग में मत जो है वो बराबर के आगे हैं, पक्ष में भी उतने हैं, विपक्ष में भी उतने ही हैं, ऐसा मान के चलते हैं, तो जो निर्णायक मत देने का अधिकार है वो एसएमसी के अध्यक्ष के पास होता है। तो पहला जवाब ये है कि साहब एसएमसी में जो निर्णय है वो बहुमत के आधार पर होंगे, लेकिन यदि बराबर स्थिति आ जाती है मतों में तो निर्णायक मत देने का जो अधिकार है वो किसके पास रहेगा? अध्यक्ष के पास रहेगा। पहली जवाब ये है। दूसरा जवाब ये है कि अमूमन जो निर्णय किए जाते हैं वो हाथ खड़े करवा के ही किए जाते हैं कि भाई कौन पक्ष में है और कौन विपक्ष में है, लेकिन निर्णय कराने का तरीका तो यही है कि हाथ खड़े करवा कर करवाया जाएगा। लेकिन इसके अलावा कोई और तरीका अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव समझते हैं तो वो तरीका भी काम में लिया जा सकता है। लेकिन सबसे प्रचलित जो तरीका है वो कौन सा होगा? हाथ खड़े करवा कर। तो आपने पहला जवाब दिया, अध्यक्ष का जो मत है वो निर्णायक माना जाएगा, निर्णय हाथ खड़े करवा कर किए जाते हैं, ये आपने जवाब दे दिया है। कहते साहब एसएमसी का एक खाता होता है पास की ही बैंक में, और उस बैंक से जब तक पैसे नहीं निकाले जा सकते, जब तक उस पर अध्यक्ष और सचिव के हस्ताक्षर नहीं हो जाएंगे, तब तक आप उस बैंक के खाते से किसी भी प्रकार के पैसे नहीं निकाल सकते। मतलब लेन देन करने के लिए अध्यक्ष और सचिव के दोनों के हस्ताक्षर होने जरूरी है। दोनों का यदि हस्ताक्षर नहीं होगा तो फिर आप पैसे का लेन देन नहीं कर सकते। तीसरा जवाब रहेगा कि साहब जो अध्यक्ष है वो अध्यक्ष के नाम पर ही मीटिंग बुलाई जाती है, अध्यक्ष ही समिति की अध्यक्षता करता है। जो अध्यक्ष है वो ही आवश्यक दस्तावेज होते हैं उन पर हस्ताक्षर करता है। जैसे आपके स्कूल है और आपके स्कूल में किसी को भी संविदा पर लगाना है, अब संविदा पर कोई टीचर लगाना है, कोई पियोन लगाना है, कोई स्वीपर लगाना है, मतलब स्कूल में जो भी नियुक्तियां संविदा पर होती है उनकी संविदा पर हस्ताक्षर किसके मान्य होते हैं? वो आपके अध्यक्ष के जो हस्ताक्षर है वो मान्य माने जाएंगे, मतलब सचिव के जो हस्ताक्षर है वो मान्य नहीं माने जाएंगे। अब आप सोचो जरा, सीनियर सेकेंडरी स्कूल कई गांव में चलते हैं, वहां पर एक भी स्वीपर नहीं है, झाड़ू करने वाला, सफाई करने वाला एक भी नहीं है। आप यकीन नहीं मानोगे, मैं हर स्कूल की बात नहीं कर रहा हूं, मैं कई स्कूलों की बात कर रहा हूं। कई सारे स्कूल सीनियर सेकेंडरी ऐसे हैं जिनमें पियोन नहीं है। पानी पिलाने से लेकर घंटी बजाने तक का काम, बाहर से चाय लाने तक का काम बच्चे करते हैं। मैडम और मास्टर साहब, एसएमसी के अध्यक्ष को ये मालूम नहीं है, क्योंकि जो एसएमसी का सचिव होता है
वो इन तीनों चारों पोस्टों की सैलरी को उठाता है और वो सैलरी उठाकर खुद की जेब में डालता है और कागजों में क्या दिखाता है कि साहब हमने स्वीपर भी रखा हुआ है, हमने पियोन भी रखा हुआ है, हमने सिक्योरिटी गार्ड भी रखा हुआ है, और उनकी पेमेंट जो है वो कौन लेकर जाता है? वो खुद की जेब में लेकर जाता है। यदि किसी स्कूल में आपके जहां नौकरी कर रहे हो, वहां पर जहां पर आप रह रहे हो, यदि उस स्कूल में कोई पियोन नहीं है, कोई वहां पर आपका 4th ग्रेड कर्मचारी नहीं है, स्वीपर नहीं है, समझ जाना इसके पैसे जो है वो उठते हैं, लेकिन किसके खाते में जाते हैं? संसद प्रधान के में जाते हैं। इसीलिए इन सब कामों को किससे करवाया जाता है? विद्यालय के बच्चों से करवाया जाता है। इवन आपको ध्यान होगा, बेचारे बच्चों को झाड़ू लगाते हुए देखा होगा आपने मैदानों में, पेड़ों को पानी देते हुए देखा होगा, घास उखाड़ते हुए भी देखा होगा आप लोगों ने। क्यों? क्योंकि ये वो बच्चे होते हैं जिनको दिखाया जाता है कि सब हमने सर्वेंट रखे हुए हैं और वो उनको काम को करते हैं। इसलिए आरटीई 2009 के अंतर्गत अध्यक्ष को पर्याप्त शक्ति दी है कि स्कूल में जो भी संविदा पर रखा जाएगा उस पर जो हस्ताक्षर होंगे वो किसके होंगे? अध्यक्ष के होंगे। लेकिन बेचारे अध्यक्षों को ये बात मालूम होती ही नहीं है, पता ही नहीं। आप बता दोगे तो फिर आप समझ लो ना, फिर संसद प्रधान काम कैसे करेगा? अगला जवाब है, एसएमसी के टॉपिक जो चर्चा की जानी है उस टॉपिक को निश्चित या निर्धारित करने का काम सचिव का रहेगा कि हमें कौन से टॉपिक पर चर्चा करवानी है, ये निश्चित करेगा सचिव। उस चर्चा में जो भी निर्णय लिए गए हैं उन निर्णयों का रिकॉर्ड बनाने का काम आपके सचिव का रहेगा, और स्कूल में जो भी सभा हुई, जो भी मीटिंग हुई, जो भी निर्णय हुए उनको रिकॉर्ड बनाकर उनका रजिस्टर मेंटेन कर कर समस्त एसएमसी के सदस्यों के सामने लाने की जो जिम्मेदारी होगी वो किसकी मानी जाएगी? सचिव की मानी जाएगी। तो अध्यक्ष जो है निर्णायक मत देगा, समिति की अध्यक्ष करेगा, बैठक की अध्यक्ष करेगा, निर्णायक मत देगा, और जो आपके संविदा के डॉक्यूमेंट्स होंगे उन पर हस्ताक्षर आपका अध्यक्ष करेगा। सचिव जो है मीटिंग को बुलाएगा, अध्यक्ष के कहने पर सदस्यों को सूचित करेगा, टॉपिक को निर्धारित करेगा, और जितने भी निर्णय होंगे उन सब निर्णय को लिखने का काम और सदस्यों को उनसे अवगत कराने का काम ये किसका माना जाएगा? तो जवाब है आपके सचिव का माना जाएगा। तो नेक्स्ट लाइन में आप लिखेंगे और उसमें लिखेंगे एसएमसी के बैंक खातों, एसएमसी के बैंक खातों से लेन देन के लिए अध्यक्ष एवं सचिव को अधिकार है यह आपने जवाब दिया है। एसएमसी की सभाओं की अध्यक्षता अध्यक्ष करता है। उसे निर्णायक मत देने का अधिकार होता है। उसे निर्णायक मत देने का अधिकार होता है। विद्यालय के संविदा से संबंधित कागजों पर हस्ताक्षर, विद्यालय के संविदा से संबंधित कागजों पर हस्ताक्षर अध्यक्ष करता है। संविदा से संबंधित कागजों पर हस्ताक्षर अध्यक्ष करता है। नेक्स्ट लिखेंगे समिति के विषय
सचिव निर्धारित करता है, सचिव निर्धारित करता है। देखो भाई, ये अध्यक्ष से पहले डिस्कस कर लेता है उस बारे में कि हम इस टॉपिक पर चर्चा करेंगे इस बार। तो प्रोटोकॉल ये है कि जो सचिव है पहले आपका जो अध्यक्ष है उसकी नॉलेज में डाल देता है कि भाई हम इस पर चर्चा करेंगे। तो आपने कहा समिति के विषय जो है सचिव निर्धारित करता है। समस्त प्रकार के निर्णयों को लेखबद्ध सचिव ही करता है। समस्त प्रकार के निर्णयों को लेखबद्ध सचिव ही करता है। अब छोटी सी बात है भाई, ठीक है आपने सभा वगैरह बना रखी है और आपने कहा कि गुरुजी सभा बना दी है, तो क्या ये जो सदस्य है या जो कार्यकारिणी है, क्या इसके सदस्य जो है वो कभी पदमुक्त हो सकते हैं क्या? तो भाई इसके नियम है इसके कि यदि समिति का कोई भी सदस्य उसको लगता है कि यार वो काम करने की स्थिति में नहीं है तो वो अपना त्यागपत्र दे सकता है। अमूमन अध्यक्ष के नाम ये त्यागपत्र जाते हैं, तो अध्यक्ष के नाम आपका जो रिजाइन है वो आप दे सकते हो। आप बीमार हो तो भी आप पदमुक्त हो सकते हो। किसी सदस्य की मृत्यु हो जाती है तो भी वो पद खाली समझा जाएगा। इसके अलावा यदि उस सदस्य का जो पदेन सदस्य है उसका कार्यकाल पूरा हो जाता है तो भी वो पद रिक्त माना जाएगा। ऐसा भी होता है पदेन सदस्य का कहीं हस्तांतरण वगैरह हो जाता है तो भी वो पद रिक्त माना जाएगा। तीसरी बात यह है कि कई बार ऐसा भी होता है कि साहब जो सदस्य है उसके ऊपर कोई आरोप लग जाता है करप्शन का, भ्रष्टाचार का, तो यदि वो आरोप सिद्ध हो जाता है तो भी उसको पद से खाली माना जाएगा। अब इसमें कंडीशन ये है कि सपोज करिए आज की तारीख में 31 तारीख में कोई एसएमसी का गठन होता है और आज से 3 महीने बाद, 3 महीने का मतलब है मान के चलते हैं कि मार्च या अप्रैल में जाकर कोई सदस्य है वो पदमुक्त हो जाता है। किसी का बच्चा स्कूल में पढ़ाई छोड़ देता है, पढ़ाई को पूरी कर लेता है, तो भी उस जो सदस्य है उसकी सदस्यता अपने आप ही खत्म हो जाएगी। अब यदि 3 महीने बाद में कुछ पद खाली हो जाते हैं तो नया जो सदस्य चुना जाएगा वो शेष अवधि के लिए होगा, ना कि पूरे 2 वर्ष के लिए। समझे आप लोग? यदि मान लो 4 महीने अभी बचे हैं, 4 ही महीने बचे हैं अभी, और 4 महीने के बाद में कोई नया सदस्य चुना जाएगा तो वो कितने महीने के लिए चुना गया है? 4 महीने के लिए। ऐसा नहीं है कि उसको चुन लिया आपने तो वो आपके आगे 2 साल तक काम करेगा, ऐसा नहीं है। हाँ, यदि वो पदेन सदस्य है तब तो वो पद पर बना रहेगा। कब तक? जब तक वो अपने पद पर है। तो नेक्स्ट लाइन में नोट करके आपको 2 लाइन लिखनी है। नेक्स्ट लाइन में नोट करके हमें 2 लाइन लिखनी है और उसमें लिखेंगे साहब, एसएमसी के सदस्य या एसएमसी के सदस्यों का पद निम्न स्थिति में रिक्त माना जाएगा। पहला जो जवाब आपने लिखा है, पहला लिख दिया है त्यागपत्र देने पर, पहला हो गया है त्यागपत्र देने पर। सेकंड है अस्वस्थ या अस्वस्थता के कारण कार्य करने में असमर्थता। कार्य करने में असमर्थता। नेक्स्ट जवाब रहेगा और उसमें लिखेंगे पद समापन पर गंभीर आरोप लगने पर नेक्स्ट रहेगा
अभिभावक सदस्यों का बालक विद्यालय में अध्ययन नहीं करता है तो भाई अभिभावकों का बच्चा यदि स्कूल छोड़ दिया तो वो अपने आप ही पद से हट जाएंगे वो, क्योंकि अभिभावकों की तो योग्यता एक ही तो है कि उनका बच्चा स्कूल में पढ़ना चाहिए। जैसे ही बच्चे ने स्कूल छोड़ दिया, उनके जो अभिभावक है उनका पद स्वतः ही समाप्त हो जाएगा। नेक्स्ट लाइन में लिख दीजिएगा और उसमें लिखेंगे, एक लाइन ही लिखनी है केवल, ताकि हमारा पेंडिंग नहीं रहेगा कुछ भी। फिर बस एक लाइन आप लिख देना। कहते साहब शेष कार्यकाल के लिए निर्वाचित या मनोनीत सदस्य उतनी ही अवधि के लिए सदस्य रहेगा जितना समिति का समय शेष है। ये आपने जवाब दिया है। कल जो है वो एसडीएमसी को पढ़ेंगे, प्रश्न का अभ्यास नहीं किया है तो कल प्रश्नों का अभ्यास पहले कराऊंगा, उसके बाद में एसएमसी कराऊंगा। अब तक जो टॉपिक पढ़े हैं उनमें जो जो प्रश्न पूछे गए हैं या पूछे जाने की संभावना है, उन सब का अभ्यास पहले और उसके बाद में फिर अगली क्लास। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।